हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है केतन भारुका और हम लोग आ चुके हैं 100 डेज 100 वीडियोस के 20th वीडियो में। तो काफ़ी दिन से काफ़ी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप खाली 10 का वीडियो बनाए जा रहे हैं और हम लोग 7, 8, 9 के टॉपिक्स को छू ही नहीं रहे। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक में आए हैं, एटम वर्सेस अ मॉलिक्यूल। और ये जो टॉपिक है इसको देखने के बाद, ये खासकर वीडियो को देखने के बाद जितने भी डाउट हैं एटम और मॉलिक्यूल में, चाहे तुम 7 के हो, 8 के हो, 9 के हो या फिर +2 के हो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद एक डाउट नहीं रहेगा। तो फिर ये वीडियो को एंडिंग तक देखो, खासकर डिफरेंस जो मैं लिखूंगा ना वो देखो, उसमें एक नहीं 5 डिफरेंस मिलेंगे पहले तो। ठीक है, चलो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एटम का डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो आ जाते हैं कि एग्जांपल देख लेते हैं उसके लिए। तो मैंने हाथ में ना एक रिंग पहना हुआ है गोल्ड का। तो अगर मैं इसको छोटा करता जाऊं, काटता जाऊं, मैं किसी एक स्टेज पे पहुंचूंगा जो इसका सबसे छोटा पार्ट होगा और उसको हम लोग नाम देंगे एटम। ठीक है, और उसको हम लोग और काट नहीं सकते। एक एग्जाम्पल अब ले लो, अभी हम लोग जिस घर में रहते हैं, तो अगर उसके सबसे छोटे पार्ट को देखा जाए, ब्रिक जो होता है उसका सबसे छोटा पार्ट होता है, उसको काट तो दोगे लेकिन वो फिर ब्रिक टूट जाएगा। वो फिर दो अलग अलग ब्रिक नहीं होगा, वो टूटा हुआ ब्रिक वहाँ पे कहलाएगा। वैसे ही एटम होता है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसे और डिवाइड नहीं किया अब जा सकता। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। क्लियर हो गया इतना अच्छे से? पहला लाइन ना यही चीज़ लिखा हुआ है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अगर डेफिनेशन लिखा नहीं है ना, पहले लिख लो और एक एक यहाँ पे वर्ड को हम लोग समझ रहे हैं। पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ, कोई भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है वो होता है हमारा एटम। और दूसरा लाइन में आते हैं, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अभी इसका मतलब क्या है वो बता देता हूँ। ठीक है, अब देख लो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में मैंने अभी क्या लिखा था, गोल्ड का एग्जाम्पल दिया था। वैसे गोल्ड को हम लोग AU से रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनके सिंबल्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि दे मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये कहाँ पे आया? अब जब मैं कितनी बार मान लो यहाँ पे H2 लिख दूँ, Cl2 लिख दूँ, F2 लिख दूँ, ये जो H2 है ना, ये कैसे बना? 2 H को आपस में मिला के बना है। ये जो है ये एक बॉन्ड है, इसको अभी हम लोग को ज़्यादा नहीं समझना, बस ये समझ लो 2 H को जब आपस में मिला लेंगे H2 बन जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि H जो होता है ना, वो अकेला इंडिपेंडेंटली रह नहीं सकता, वो अकेला इंडिपेंडेंटली स्टेबल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ले लो, अब तुम लोग अपने स्कूल में हो, स्कूल में क्या अकेले रह सकते हो? यू नीड फ्रेंड्स। वैसे ही कुछ सोच लो, इसको स्टेबल होने के लिए एक और एटम चाहिए जिसके संग ये बॉन्ड बना लेता है और ये स्टेबल हो जाता है। वैसे ही क्लोरीन के संग, वैसे ही फ्लोरीन के संग, वैसे ही ऑक्सीजन के संग, ऐसा कुछ हमारा होता है कुछ वहाँ पे एलिमेंट्स में। लेकिन इधर में ध्यान दो, सोडियम जो मैंने लिखा है Na, इधर में यहाँ पे नीचे में 2 लिखा था क्या? नहीं लिखा था, उसके सिंबल में खाली Na लिखा था। इसका मतलब क्या हुआ? ये अकेला रह सकता है। तो कुछ हमारे एटम्स होते हैं जो कि अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं और कुछ हमारे एटम्स ऐसे भी होते हैं जो अकेले एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। तो जितने मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और यहाँ पे जो देखे दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो इसीलिए ये वाला पार्ट आया हमारे डेफिनेशन में। ठीक है, तीसरे पार्ट में अब जाते हैं, दे डायरेक्टली टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये वाला भी चीज़ चलो डिटेल में बता देते हैं। अभी बताया था H2 का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था कुछ। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन देखो, H2 + O2 गिव्स राइज टू H2O। बैलेंस भी कर देते हैं तुम लोग को, जिससे ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे इनको हम लोगों ने बैलेंस तो कर दिया है। इसके आगे बढ़ते हैं, इनको मैं थोड़ा स्ट्रक्चर के वे में लिख देता हूँ। कुछ देर पहले बॉन्डिंग के वे में लिखा था, वही ये बॉन्ड है या फिर यही वो तार है जो इन दोनों को जोड़ कर रखा हुआ है, ऐसा समझ लो। दिस इज द बॉन्ड विच इज एक्चुअली कनेक्टिंग 2 ऑक्सीजन एटम एंड दिस इज द बॉन्ड विच इज एक्चुअली कनेक्टिंग 2 हाइड्रोजन एटम। क्लियर हुआ? अब जब रिएक्शन होगा, यहाँ पे ये पूरा चीज रिएक्ट नहीं करेगा, पहले ब्रेक होंगे। ये H अलग आ जाएगा, H अलग आ जाएगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा। ठीक है, और बॉन्ड नहीं रहेगा। तब जाके यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ जाएगा कुछ, और यहाँ पे कुछ होने के बाद यहाँ एक H आके लगेगा, यहाँ एक और H आके लगेगा। अब मेरे को बताओ, ये जो रिएक्शन हुआ, ये हमारे एटम, ये जो था H2 के फॉर्म में हुआ या फिर HH के फॉर्म में हुआ, OO के फॉर्म में हुआ?
तो जो सबसे छोटा चीज़ डायरेक्टली रिएक्शन में पार्ट लेता है वो ऑक्सीजन होता है या हाइड्रोजन होता है, ना कि O2 ना कि H2। आई होप सो बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा समझ में। एक और बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो एटम है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, और वही डायरेक्टली रिएक्शन में पार्ट लेता है, यही इसका डेफिनेशन है। ठीक है, तो अभी मॉलिक्यूल पे चलते हैं। तो यहाँ पे अब मॉलिक्यूल का डेफिनेशन लिख लिया है, क्लियरली दिख रहा होगा क्या क्या लिखा हुआ है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट इनडायरेक्टली टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। आधा तो हम लोग इसका चीज़ें समझ चुके हैं एटम में ही, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस लिखा है, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक ई दिख रहा है, यहाँ पे एक सी दिख रहा है। ई का मतलब होता है इधर में एलिमेंट और सी का मतलब होता है कंपाउंड। ओके, एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एग्जांपल दे देते हैं, अभी कुछ देर पहले ही दिया था, अगर याद आ रहा है ना, मैंने लिखा था ना H2O2, ये सब मॉलिक्यूल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। कंपाउंड क्या है भाई, कंपाउंड हमारा ये होता है H2O लिख दिया, NH3 लिख दिया, उसके बाद चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, CaCO3, ये तो काफ़ी अब बड़े वाले कंपाउंड हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए इसी में रहो। ठीक है, तो एलिमेंट और कंपाउंड। सबसे पहले एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, जब हमारे एक एटम अकेले रहते हैं, ठीक है, उनको स्टेबल होने के लिए क्या करना है, दूसरे एटम के संग कंबाइन करना है। जैसे तुम लोग को अपने दोस्तों के संग में अब रहना था, अकेले अब स्टेबल नहीं होते हो, दोस्तों के संग अब ज़्यादा स्टेबल होते हो। एटम को दूसरे के संग कंबाइन होना है। अभी वो दूसरों के संग कैसे कंबाइन होगा, हो सकता है वो सेम क्लास के बच्चों के संग कंबाइन हो जाए, हो सकता है वो आगे या ऊपर और नीचे के क्लास के बच्चों के संग कंबाइन हो जाए। अगर सेम क्लास के बच्चों के संग कंबाइन हुआ तो ऐसा कुछ होगा, N2H2, मतलब अपने सिमिलर चीज़ के संग कंबाइन हुआ है। इसको ना एक्चुअली हम लोग एक और नाम भी देते हैं, होमो एटोमिक मॉलिक्यूल। क्या नाम दिया, होमो एटोमिक मॉलिक्यूल। क्या, जब हमारे एटम्स अपने सिमिलर एटम के संग में कंबाइन हुए तो हो गया होमो। अगर वो डिफरेंट एटम के संग में कंबाइन हुआ है तो हो गया हमारा हेट्रो। डिफरेंट मतलब हेट्रो। ठीक है, ये क्या हो गया फिर, हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, एग्जाम में ये भी आ सकता है, होमो एटॉमिक क्या होता है, होमो एटॉमिक का मतलब जहाँ पे सेम टाइप के एटम्स के संग में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाया जाए। अभी हेट्रो एटॉमिक क्या होता है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के संग में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना जाए। अच्छे से आ गया समझ में। तो मॉलिक्यूल क्या है, एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर सेम हुए तो होमो एटॉमिक, अगर डिफरेंट हुए तो हेट्रो एटॉमिक। होमो का एग्जाम्पल ये रहा, वहाँ पे हमारा N2H2O2 Cl2 ये सब रहेगा, और दूसरा जो हेट्रो एटॉमिक होगा उसको हम लोग कंपाउंड का मॉलिक्यूल नाम देंगे। उसके एग्जाम्पल तुम लोग को अच्छे से पता ही है यहाँ पे। अच्छा, कुछ देर पहले बताया था कि एटम जो हो सकता है अकेला रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ज़्यादातर ये सब जो एटम्स है वो अकेले रहना ही प्रेफर करते हैं, वो अकेले स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन कुछ एटम्स जैसे क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अकेले नहीं रह सकते, उनको किसी के संग कंबाइन होना है स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए। तो यही वो होते हैं मॉलिक्यूल्स जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए दूसरे एटम के संग में कंबाइन हुए। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल शायद क्लियर हो गया होगा। ये वाला भी चीज़ विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसका अकेला इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा ही, कोई दो राय नहीं है इसमें, आखिर में आ जाते हैं, बट इनडायरेक्टली टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अगर मैं सच बोलूं, ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन अभी ज़्यादा अच्छे से आएगा समझ में। कुछ देर पहले ही बताया था, फिर से क्या, H2 रेड से लिख देते तुम लोग को ज़्यादा समझ आएगा। H2 प्लस O2 गिव्स H2O, राइट। ये H2 क्या मॉलिक्यूल, O2 क्या मॉलिक्यूल, H2O क्या मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा, क्या H2 सीधा यहाँ पे H2 में आके बैठ गया, क्या नहीं होता ऐसा, समझ आ चुका है। H क्या होगा, बॉन्ड यहाँ पे तोड़ेगा अपना, O क्या होगा, बॉन्ड यहाँ पे तोड़ेगा अपना, तभी तो O बनेगा, नहीं तो कैसे O बनेगा। ये जो O होगा इसके आजू बाजू में आके लग जाएगा एक एक H का एटम। अभी अगर H का एटम लग रहा है, इसको फिर तोड़ना तो पड़ेगा ना, नहीं तो क्या बीच में ऑक्सीजन घुसेगा, यहाँ पे चल क्या रहा है भैया, कुछ तो वैसा तो नहीं होगा, ऑब्वियस है, समझ आ चुका। तो पहले ये लोग एटम में ब्रेक होंगे, ये H अलग गया अपने रास्ते, ये H अलग गया अपने रास्ते, ये ऑक्सीजन अपने अब रास्ते में अलग, ये ऑक्सीजन अपने रास्ते में अलग। यहाँ पे एक H जाके लग जाएगा, आ गया, ठीक है। ये दूसरा H जाके दूसरे के संग लग गया। अब बोलोगे ये ऑक्सीजन का क्या करेंगे, यहाँ पे एक और 2 लगा देंगे, 2 और एक और H मिल गए,
ये दूसरे के संग में जाके बना लेंगे। तो इसीलिए तुम लोग को शायद पता भी होगा, दिस इज द रीजन वाई वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ये तो अगले वीडियो का टॉपिक है, लेकिन बेसिक आइडिया लगा कैसे होता है। क्या हमारे मॉलिक्यूल ने डायरेक्टली रिएक्शन में पार्ट लिया क्या अब तक? दिखा, डायरेक्टली मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्ट लेते ही नहीं है, वो एटम में कन्वर्ट होते हैं, बाद में रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, आई होप सो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा एटम और मॉलिक्यूल। एक और डिफरेंस देखते हैं इसके बाद। कितनी बार ना स्कूल में टीचर्स इस चीज़ को उतने अच्छे से समझाते नहीं हैं, या फिर बच्चे उस चीज़ को उतने अच्छे से समझ नहीं पाते। अभी बोल क्या अब देते हैं, एटम के 3 अलग अलग, मतलब वो सब डिवाइड हो जाता है, या फिर वो 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब मेरे को बोलो, अगर मैं एक साइकिल लूँ, उसका टायर में अलग कर दूँ, उसका हैंडल में अलग कर दूँ, उसका पैडल में निकाल दूँ, साइकिल रहेगा वो साइकिल नहीं रहेगा। मान लो एक इंसान लूँ, इंसान का हाथ निकाल दूँ, पाँव निकाल दूँ, सर निकाल दूँ, इंसान रहेगा? वो नहीं रहेगा। वैसे ही हमारा एटम है। ये सब चीज़ें जो मैंने एग्जाम्पल दी, उनके पार्ट्स को बना के इंसान या फिर साइकिल बनता है। एटम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मिला के और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मिला के, ये तो मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, ऐसे 200 और होते हैं, उनको मिला के एटम बनता है। तो अभी के लिए 200 भूल जाओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिला के एटम बनता है। क्लियर है? तो हमारे एक एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर उसके डिविजन्स या फिर उसके छोटे छोटे पार्ट जिनको मिला के एटम बना है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, अभी बोलोगे भाई मॉलिक्यूल भी क्या ऐसे कोई चीज़ में डिवाइड हो सकता है? हाँ, हो सकता है, एटम्स में। अरे भाई, जिस चीज़ को मिला के बना उसी में तो डिवाइड होगा। अभी तुम्हारे फैमिली में 5 जन, तो अगर डिवाइड किया तो 5 इंसान ही तो निकलेंगे, अब थोड़ी वहाँ से 3-4 जानवर निकलेंगे। क्लियर है ना? चलो, वही चीज़ है। तो अगर हम लोगों ने मॉलिक्यूल को डिवाइड किया तो एटम बनेगा, एटम को डिवाइड किया तो डिवाइड एटम हो ही नहीं सकता वैसे तो, क्योंकि एटम अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे साइकिल का एग्जांपल दिया था, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं उसका टायर अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको हम लोग साइकिल नहीं बोल सकते। वही चीज़ है, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में वो सब डिवाइड हो सकता है, वो डिवाइड नहीं हो सकता। आ रहा है समझ में चीज़? ठीक है, चलो अब तुम लोग को स्टार्टिंग में जैसे बोला था, तुम लोग को 5 डिफरेंस में लिख के बताऊंगा एटम और अच्छा, तो जैसे मैंने आखिरी में बताया था, इसमें डिफरेंस देखना है। चलो आ जाते हैं एटम और मॉलिक्यूल में। सबसे पहले एटम में मैंने क्या बताया था? इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, राइट? ये चीज याद है। अच्छा, मॉलिक्यूल में क्या बताया था? इट इज formed by combination of atoms। ठीक है, ये एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये हमारे अभी एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है। दूसरा क्या? इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये भी चीज अब तुम लोग को याद होगा, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये अपने आप लिख लेना फुल, अब मैंने हाफ लिख के छोड़ दिया। ठीक है, यहां पे एग्जिस्टेंस क्या होता है? इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। किसका? मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। अब एटम में आते हैं। एटम का एक और चीज हम लोगों ने देखा था, इट डायरेक्टली टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं उसमें एटम डायरेक्टली पार्ट लेता है। पता है अच्छे से? मॉलिक्यूल क्या करता है? क्या डायरेक्टली पार्ट लेता है? नहीं, इनडायरेक्टली पार्ट लेता है। तो यहां पे ये लिख सकते हो, इट इनडायरेक्टली टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। गया ये भी? चलो चौथे में जाएं। इट कैन बी सब डिवाइडेड into इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ये मैंने उनका चार्ज लिखा है ऊपर में, अगर पता नहीं है तो इसका भी हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे, तो उस टाइम में देख लेना अच्छे से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ये सब डिवाइड हो सकता है। मॉलिक्यूल किस में डिवाइड हो सकता है? इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑब्वियसली एटम्स। आखिर में देखा था ये। बोलोगे पांचवा डिफरेंस। पांचवा डिफरेंस ना पहले लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। It is represented by symbol।
ये सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन? एटम। एटम हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है फॉर्मूला, या फिर इसको एक और नाम भी देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बोलोगे ये तो भैया बताया ही नहीं आपने, अगले वीडियो में देखेंगे ये, ठीक है। पूरा अगले वीडियो में डिटेल में इसको बताया जाएगा, एटम और तो मॉलिक्यूल के रेफरेंस में ही लेके सिंबल और फॉर्मूला का डिफरेंस, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अच्छे से ये वीडियो को देखो, लिखो, समझो, इसमें से अगर कोई डाउट निकलता है लिख के पूछो, मैं वो भी शायद वहाँ पे कमेंट में रिप्लाई देके बता दूंगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में इन टॉपिक के संग में, सिंबल और फॉर्मूला के संग में। तब तक के लिए जो करना है करो और मन लगा के पढ़ाई करो।